नमस्कार, मैं रविश कुमार। ट्विटर के मालिक इलन मस्क भारत की जेलों से डर गए हैं। भाई ने बीबीसी को ट्विटर पर सुना दिया कि आप सरकारी चैनल हैं, तब भी डर नहीं लगा, बल्कि बीबीसी को इंटरव्यू भी दे दिया। एक भाई ने उनसे पूछ लिया कि ट्विटर पर बीबीसी ने नरेंद्र मोदी वाली जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो क्यों बैन किया, तो इलन मस्क की कपकपी छूट गई। पहले तो पल्ला झाड़ा कि हमें इस केस के बारे में पता नहीं है, फिर कहा कि भारत में सोशल मीडिया का कानून बड़ा सख्त है, अगर अपने लोगों को जेल भेजने और कानून का पालन करने में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कानून को चुनूंगा। आप गेस कीजिए कि मस्क ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की तारीफ कर दी या कटाक्ष कर दिया। बताइए, जिसके पास बिजली की गति से चलने वाली बिजली की कार हो वो जिप्सी से चलने वाली पुलिस से डर गया। नॉनसेंस। मैं बैठा हूं इस कार में न्यूयॉर्क में, अच्छा भला ये मामला दब गया था, आप लोग भूल गए थे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में, लेकिन मस्क ने बोलकर इसे ऊपर कर दिया। हर ट्वीट पर जवाब देना इन्हें जरूरी था। मस्क भाई, साफ साफ बोलो, भारत की जेलों से डर लगता है या ईडी से? कहीं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर हालत तो खराब नहीं हो गई है? चंदन रेड्डी, ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख। इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। मस्क के कान बहुत तेज हैं। लगता है सुन लिया भाई ने जो संजय सिंह ने कहा। कान बचाओ पहले, जान तो बची जाएगी मस्क। इसलिए कहता हूं कि विदेश ही नहीं, देश में भी आलोचनाएं बंद करने की बहुत जरूरत है, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। बताइए, बदनामी क्या केवल विदेश में होती है, अपने घरों में नहीं होती? जब से ट्विटर खरीदा है मस्क भाई ने, बहुत शेर बनकर घूम रहे थे। वैसे आजकल के शेरों को क्या प्रॉब्लम हो गया है? राहुल गांधी से दिक्कत होती तो कोई बात नहीं थी, पीएम से प्रॉब्लम हो गया इनको। हो क्या रहा है कंट्री में? जो विदेश में है उसे यहां की जेल से डर लग रहा है, और जो यहां का शेर है वो पीएम के सामने नहीं आ रहा है। हैं भाई, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, क्या आप उस समय जंगल में थे जब पीएम साहब आए थे? कैमरा हाथ में था, तोप नहीं था, तो फिर आप दोनों सामने क्यों नहीं आए? क्या कंट्री के किंग के प्रति जंगल के किंग का यह बिहेवियर होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। आज का वीडियो गजब है। हवाओं की तरह कभी बांदीपुर के बाघों की, तो कभी इलन मस्क की, तो कभी सत्यपाल मलिक की गलियों की तरफ जाने लग जाता है। आरोप यह है कि आरएसएस का कोई बंदा है जो 200-300 करोड़ देने की बात कर रहा था, मुझे नहीं, सत्यपाल मलिक जी को। तब जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, ऑफर कौन दे रहा था? मलिक जी ने कहा आरएसएस से कोई बहुत बड़ा आदमी था। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। आप देख रहे हैं रविश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। भारत में हंगामा है कि प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा, उधर ट्विटर के मालिक इलन मस्क भारत की जेलों से डर गए हैं। जंगल वाले शेर की तो हालत खराब है। ये समझ रहे थे कि ट्विटर का शेर बन जाने से सारा जंगल इन्हीं का हो गया है। इधर अदानी समूह की तरफ से मुझे पत्र आ गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स को लेकर जो हमने अपने वीडियो में दिखाया था उस पर उनका भी पक्ष रख दें। ग्लोबल चैनल के लोग यूट्यूबर को गंभीरता से लेने लगे हैं और यहां अपने मस्क भाई जेल जाने से डर रहे हैं। जरूर उनका पक्ष रखेंगे जब अदानी के चैनल पर अदानी के बारे में शरद पवार का बयान चल सकता है, और फिर शरद पवार कह भी सकते हैं कि मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर जेपीसी की जांच हो। तो रविश कुमार ऑफिशियल पर अदानी का पक्ष तो चलना ही चाहिए, यही पत्रकारिता का उसूल है। इस वीडियो में आप क्या देखेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे कि हम तो अब इस लायक बचे ही नहीं, तो पता रखकर क्या कर लेंगे। हम का मतलब आपसे है। सर, उधर मत देखिए, बांदीपुर के बाघ लोग ना चुनाव प्रचार में गए होंगे। आप अपने प्रचार पर ध्यान दीजिए। हां, आपका ये फोटो बिंदास है। हु डजंट वांट टू लुक यंग एंड फुल ऑफ अक्षय ऊर्जा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड? सर, किसमें नहीं होती सदा यंग दिखने की चाह है? खाकी पैंट्स एंड कैमोफ्लॉज टी शर्ट एंड ऑल दैट के साथ साथ किसी भी इंस्टा रील को टक्कर देने वाला एकदम परफेक्ट है प्राइम मिनिस्टर सर।
बस चलने के अंदाज से लगता है बाघ कंफ्यूज हो गए होंगे। बाघों को पता लग गया होगा कि आप इंडिया के पीएम हो। कैमरे के फ्रेम से दूर ही सही, कहीं ना कहीं 150 कमांडो तो होंगे ही बंदूक लेकर। जब जेल से मस्क डर गया तो ये तो बाघ हैं। ठीक है, ये शिकारियों का रिकॉर्ड जानते हैं, पर आप तो इन्हें बचाने आए हैं, फिर भी इन्हें समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि घास के बीच छिपा ये टाइगर ही सबका नेता होगा। इसी ने आपके खिलाफ सबको भड़काया होगा। दिस वन सर, दिस वन। इसके मोबाइल में पेगासस लगा दीजिए, सब पता चलेगा। पूछिए, जब जंगली भैंसा आ गया, बारहसिंगा आ गया, हिरण आ गया, हाथी भी आया, तब बाघ लोग क्यों नहीं आए? अगर बाघ दिखता तो उस दिन आप बाघ की फोटो नहीं डालते। अरे हां, हमने भी नहीं सोचा कि चर्चा बाघ की हो रही है और फोटो भैंसे का आ रहा है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हमने व्यंग्य का रास्ता चुना। अगर यह सही है तब भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाने वाली खबर है, क्योंकि गंभीर तो आप किसी चीज पर होते भी नहीं हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? क्या यह हंगामे की बात है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा? न्यू इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि प्रधानमंत्री को बाघ नहीं दिखा, तो अब पूछताछ हो रही है, दबाव बनाए जा रहे हैं। बोस की खन्ना की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 22 किलोमीटर की सफारी के दौरान कोई बाघ नहीं दिखा। इसके लिए जीप के चालक मधुसूदन को कुछ लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं और वन विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने मधुसूदन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि वह उस रूट पर नहीं ले गया जहां बाघ दिख सकता था। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने झट से खबर की कॉपी ट्वीट कर दी और लिख दिया, ऑफ कोर्स उन्होंने इंग्लिश में लिखा, कि अब पता चल रहा है कि शिकारी शंभू को बांदीपुर में बाघ दिखा ही नहीं था, वो काफी गुस्से में थे। एसपीजी वन विभाग के कर्मचारियों को दोषी ठहरा रही है, जो पलटकर सुरक्षा कर्मियों को दोषी ठहरा रहे हैं। भूपेंद्र यादव इसे हल्के में ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हें ही बर्खास्त कर दीजिए, ऐसा जयराम रमेश कह रहे हैं। अंत में लिखते हैं, सब बेकार गया, वो कैमरा भी और वो पोज भी। आदरणीय महाराजा धीराज वनराज नरेशों के नरेश बाघेश जी, आप जिस देश के जंगलों में विराजते हैं, उस देश में नौटंकी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गई है और आप दांत चियारना बंद कीजिए, गुस्सा छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हां, आप चारों से भी बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप केवल जंगल के राजा नहीं हैं, इंडिया के नेशनल एनिमल भी हैं। आपके कमांडर आए और आप मिलने नहीं आए, ये तो गलत बात है। माइक पांडे ने आपके बारे में लिखा है कि आप लोग काफी शर्मिले होते हैं, आदमी से पंगा नहीं लेते। हजारों बार वे आपके सामने से गुजरे, मगर आप अपनी दुनिया में मस्त उन्हें इग्नोर मारते रहे, चले गए। बात यह है कि माइक पांडे को इग्नोर मारना ठीक है, मगर इतना तो चेंज करना ही पड़ता है ना पीएम सर के लिए। अब यहां मैं किसको समझाऊं? पीएम के दौरे के समय या एक दिन पहले हेलीकॉप्टर उड़े होंगे, उनके रास्तों की जांच हुई होगी, सुरक्षा कर्मी घूम रहे होंगे, क्या पता झाड़ी के पीछे बंदूक लेकर भी बैठे होंगे। तो आप कैसे पीएम सर के सामने आते बागेश जी? मैं आपकी साइड ले रहा हूं। हो सकता है आप जंगल से निकलकर सड़क की तरफ जाने वाले हों, लेकिन सामने झाड़ी में कोई बंदूक लेकर बैठा दिखे, खड़ा दिखे, वही डर गया हो और आपको डरा दिया हो सकता है कि नहीं? इतनी हलचल में आप लोग कैसे सामने आते? लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पीएम बहुत दयालु हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप कह देना कि हमें पर्यावरण मंत्री का ट्वीट नहीं दिखा, इलन मस्क का मिला था जो जेल जाने से डर गया था, इसलिए हम आपको जंगल में देखकर डर गए और सामने नहीं आए, गलती हो गई। इस पत्र को ध्यान से पढ़ लेना बाघों। आपका रवीश कुमार। इस खबर का खंडन आएगा ही, बहुत आसान भी है खंडन करना, खबर झूठी साबित कर दी जाएगी, इसलिए हमने व्यंग्य में बाघों की क्लास ले ली। मजाक छोड़िए, अब बताइए किससे शुरू करें? दोनों ही मामले हैं बहुत सीरियस। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे की बात शुरू करूं? राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया है कि ईडी के अधिकारी धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं। अगर ऐसा है तब तो यह बात बहुत भयानक है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा,
इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैम्बर है, मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिखकर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया, झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिखकर दिया कि जज साहब, हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। भूषण बेलगावी इस व्यक्ति से भी ईडी ने प्रताड़ित करके झूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं, जज साहब को जाके कहा, न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे ईडी ने झूठा जबरन गलत बयान लिया। मनस्विनी प्रभु ने, इससे भी ईडी ने जबरन झूठा जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायालय को लिख के दिया, किसी और को नहीं। राघव रेड्डी, इसने न्यायालय के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीश महोदय, हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए, हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है? किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है? किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए। वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जिनको जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है। धर्म के नाम पर राजनीति की आड़ में आप लोगों ने भी सवाल पूछना बंद कर दिया है। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला मिडिल क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी खबरों के शेयर करने पर भी नहीं देखता है। एक सांसद आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के अधिकारी कथित रूप से मारपीट कर आरोप कबूलवा रहे हैं। यह बात लोग कोर्ट को लिखकर दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि आप किस आग से खेल रहे हैं? इन सवालों को पूछने की ताकत क्या धर्म नहीं देता है? फिर धर्म के नाम पर उस राजनीति का क्या महत्व रह जाता है जब आपको इतना बुज़दिल ही होना है? मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते हैं कानून में नियम है, किसी को भी बुलाओ, नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। फोन करता है, बुलाता, आजा, बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आजा, बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है।
कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो। कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो, सामने सामने लड़ो। जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो। इन सबको आज के समय में डॉक्यूमेंट करना भी दिन रात उस भय से गुजरना है, उस तनाव के सामने खुद को ले जाना है जो संजय सिंह कह रहे हैं। क्या हमारा देश ऐसा हो गया है? अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि जब वे इस पद पर थे तब उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की गई। देशबंधु लाइव यूट्यूब चैनल है, इसके पत्रकार प्रशांत टंडन ने सत्यपाल मलिक से इंटरव्यू किया। उसके बाद कई लोगों ने इस विषय पर उनसे इंटरव्यू किया। सत्यपाल मलिक ने डीबी डायलॉग से कहा है कि आरएसएस के किसी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीमा कंपनी को मंजूरी देने पर रिश्वत की पेशकश की गई। सत्यपाल मलिक ने उस आदमी का नाम ले लिया है। आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 2021 की यह खबर है। उस समय झुंझुनू की एक सभा में उन्होंने कह दिया कि मेरे कश्मीर में जाने के बाद 2 फाइलें सामने आईं। एक में अंबानी इन्वॉल्व थे, एक में संघ के बड़े पदाधिकारी थे, एक महबूबा सरकार के मंत्री थे जो खुद को प्रधानमंत्री के करीब बताते थे। मुझे दोनों विभागों के सेक्रेटरी ने बताया कि इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दी। यह खबर छपी भी, हंगामा भी हुआ, मगर आगे की कार्रवाई का बहुत ठोस नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। ईडी ने आरएसएस के उस बड़े पदाधिकारी से बात की या नहीं। यह भी आरोप लगाया कि उन्हें 150 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई, जबकि खबर के अनुसार सत्यपाल मलिक ने यह बात प्रधानमंत्री को बता दी तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता मत करना। तब मलिक ने विस्तार से बात नहीं बताई थी, मगर खबरों में छपा था कि सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पत्रकारों के लिए लाए गए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी एक फाइल का जिक्र हो रहा है। इसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी शामिल थी। मलिक ने रिलायंस के साथ डील कैंसिल कर दी। अक्टूबर 2018 में जब सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे तब उन्होंने कुछ गड़बड़ी के अंदेशे को देखते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ यह डील कैंसिल कर दी। 2 दिन बाद गवर्नर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस डील की जानकारी देते हुए कहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की तह तक जांच पड़ताल करें कि क्या इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी अदानी पर आरोप लगाते हैं तो जांच नहीं होती है। शरद पवार का बयान आ जाता है तो उसे क्लीन चिट की तरफ पेश किया जाता है। वैसे ये भी अटकलें हैं कि क्लीन चिट ही मिलने वाली है, मगर यहां तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इसकी सूचना पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। फिर क्या हुआ उस मामले का? जो भी जांच हुई, नतीजा तो सामने आना चाहिए था। कौन है जो एक राज्यपाल को 300 करोड़ देने की पेशकश कर रहा था? फिर प्रधानमंत्री सीबीआई को नसीहत भी देते हैं, बड़े से बड़ा हो किसी को नहीं छोड़ना है। तो इस मामले में क्या कोई है बहुत बड़ा जो छूट गया लगता है? 25 मार्च 2022 के हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के लगाए आरोप की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया था कि 2 फाइल क्लियर करने के लिए 300 करोड़ देने की पेशकश की गई थी। 8 अक्टूबर 2022 को इंडिया टुडे और अन्य जगहों पर यह खबर छपी है कि सीबीआई ने इस मामले में सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। इन खबरों से यह पता नहीं लग पाया कि क्या राम माधव से भी पूछताछ हुई है, उस बीमा कंपनी से भी हुई है। अप्रैल 2022 में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के लगाए आरोपों के संदर्भ में 2 एफआईआर भी दर्ज की थी। इंश्योरेंस का जो तय हुआ था उसकी शर्तें बहुत गलत थीं और उसमें अस्पताल भी अच्छे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे और कई तरह की गड़बड़ थी, इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया था। उसमें जब मैंने कैंसिल कर दिया उसके अगले दिन सुबह राम माधव जी आए सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए 7 बजे और उन्होंने मुझे जगाया। मैं भी बिना नहाए धोए मिलता नहीं हूँ, पर मैं गया शिष्टाचार में। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि वो इंश्योरेंस वाला आपने कैंसिल कर दिया क्या? मैं कहा मैं तो कैंसिल कर दिया। कहने लगे वो चिट्ठी चली गई। तो मैंने कहा मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो तो कल ही चली गई चिट्ठी। तो इस तरह से वो कैंसिल हो गया, चूँकि उसमें बहुत गड़बड़ थी, अस्पताल भी बहुत हल्के किस्म के थे और फिर कर्मचारियों से 8,500 रुपये साल और जो वो थे
पेंशनशुदा लोग, उनसे 20,000 रुपये से भी ज़्यादा लेना था। तो मैंने कहा जैसे CGHS का होता है दिल्ली में, हम अपने कर्मचारियों को फ्री क्यों न दें। तो मैंने फिर वहाँ फ्री वाला सिस्टम किया, इसलिए कैंसिल किया। तो मुझे बाद में बताया गया कि इसमें 150 करोड़ रुपए देना तय हुआ था और 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व था। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही जाऊँगा, मुझे तो चाहिए नहीं, इसको कैंसिल करो। ये एंटी पीपल फैसला है हमारा, और उसको कैंसिल कर दिया। पर राम माधव जी उसमें काफ़ी दुखी हुए, और वो उन्होंने जब पता चला कि चिट्ठी भी चली गई तो वो चले गए, पर वो काफ़ी अपसेट थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि जब यह बात सामने आई थी तब राम माधव ने कहा कि वही मिलने गए थे और वे इस मामले में मानहानि करेंगे। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि क्या इस मामले में मानहानि की गई। अब तो सत्यपाल मलिक ने नाम भी ले लिया है, तब भी चुप्पी क्यों है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है, क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। यह छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है, और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे। आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें, सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है। क्या यह सीरियस मामला नहीं है? 300 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है, अभी तक इसकी जांच का नतीजा क्यों नहीं आया है? क्या कोई अरेस्ट भी हुआ है? 2 दिन से यह बयान घूम रहा है। अब तक राम माधव को प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे देना चाहिए था। गोदी मीडिया अगर इन खबरों को विस्तार से दिखाता, सरकार से सवाल करता, तो हर दिन मुझे इनका दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर इस तरह की खबरें लोगों तक नहीं पहुंचने दी जाती हैं। पवन खेड़ा ने एक और बात कही है, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के राज्यपाल के पद से रिटायर हुए सत्यपाल मलिक के पास केवल एक PSO है। यह भी अपने आप में गंभीर मामला है। आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक PSO लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक PSO लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो। नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है। उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो हैं जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक PSO, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर पर हमने 27 मार्च को एक वीडियो बनाया। इसमें 23 मार्च को छपी इस अखबार की उस खबर का अनुवाद किया था
और सार रूप में पेश किया था, मतलब शब्दशः और पूरी रिपोर्ट नहीं ली थी। 10 अप्रैल को अदानी समूह ने फाइनेंशियल टाइम्स को अपना जवाब भेजा है और हमें भी एक ईमेल मिला है कि हम भी उनका पक्ष प्रकाशित करें, क्योंकि हमने उस खबर के आधार पर वीडियो बनाया था। पहले तो लगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आया है, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस तरह से कभी जवाब नहीं आता है। आप जानते ही हैं कि 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी खुली या विस्तृत कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो फाइनेंशियल टाइम्स को अदानी ग्रुप ने जो लिखा है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। इसकी हिंदी थोड़ी आसान हो सकती थी, कम से कम अदानी के हिंदी चैनल के संपादक ही इसकी कॉपी एक बार देख लेते। फिर भी हम जो हिस्सा दिखा रहे हैं आप कोशिश कीजिए समझने की। हम सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से जो मुख्य हिस्सा है उसे पढ़ेंगे। 22 मार्च 2023 का आपका लेख, इंडियन डेटा रिवील्स अदानी एम्पायर्स डिपेंडेंस ऑन ऑफशोर फंडिंग, पहली नजर में अदानी परिवार और अदानी समूह को सबसे खराब संभव रोशनी में चित्रित करने का प्रयास है, साथ एक झूठा जानबूझकर की गई कोशिश है। वास्तव में जैसा कि 18 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 21 को सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया था, अदानी समूह के प्रमोटरों ने AGEL में 20% हिस्सेदारी फ्रांस की टोटल एनर्जीज को बेचकर $2 अरब जुटाए थे। एक तथ्य जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ने समकालीन रूप से रिपोर्ट किया था, लेकिन 22 मार्च 2023 की कहानी में पूरी तरह से अनदेखा करना चुना। इसके अलावा अक्टूबर 2019 में अदानी टोटल गैस लिमिटेड में 37.4% हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से प्रमोटरों ने $700 मिलियन अमेरिकी जुटाए थे। यह तथ्य अदानी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित हुआ था। फिर से फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना, हालांकि उस समय इसने समाचार प्रकाशित किया था। आपकी कहानी में प्राथमिक और द्वितीयक निवेशों को गलत तरीके से मिश्रित किया गया है और $2 बिलियन अमेरिकी के द्वितीयक लेन देन को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा लेख में आभास पैदा करने के लिए खुद का खंडन करने में कोई हिचक नहीं है। उदाहरण के लिए कहानी का दावा है समूह को FDI की आपूर्ति करने वाली अधिकांश अपतटीय शेल कंपनियों को अदानी के प्रवर्तक समूह के हिस्से के रूप में प्रकट किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे अदानी या उनके परिवार से निकटता से जुड़े हुए हैं। इसके तुरंत बाद कहानी रिपोर्ट करती है कि विश्लेषकों ने कहा है कि अस्पष्ट मॉरिशस संस्थाओं से धन का स्थानांतरण चिंता का विषय था, क्योंकि यह पता लगाना असंभव था कि धन राउंड ट्रिप किया गया था या नहीं। यदि फाइनेंशियल टाइम्स उपरोक्त पहले पैराग्राफ में सहमत है कि कंपनियां प्रवर्तक समूह का हिस्सा हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें वैध रूप से अस्पष्ट संस्थाओं के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है। पारदर्शी तथ्य आसानी से उपलब्ध हैं। पैसे का स्थानांतरण नहीं होता है, हस्तांतरण होता है। उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ आई होगी। बेहतर है आप यह पत्र पूरा पढ़ें, ट्विटर पर मौजूद भी है। हिंदी की प्रेस रिलीज सही होगी, मगर भाषा से पूरा संचार नहीं होता है। कुछ हिस्सा तो अटपटा ही लगा, जैसे इसमें लिखा है और मैं हूबहू पढ़ रहा हूं। एक भ्रामक नैरेटिव बनाकर आपकी कहानी ने अदानी समूह की कंपनियों पर प्रतिष्ठा का प्रभाव पैदा किया है। कंपनियों पर प्रतिष्ठा का प्रभाव पैदा किया है। सही होता या यह सही होता कि कंपनियों की प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास लगता है। अदानी ने जिस किसी को प्रेस रिलीज का काम दिया है, कम से कम उससे कहना चाहिए कि एक अच्छे अनुवादक को अच्छे पैसे पर रख लें। हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर क्या जवाब दिया है और अखबार ने अदानी पर की गई यह स्टोरी हटाई है या नहीं। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पत्र पर तंज करते हुए ट्वीट किया था, दिस इज ब्रिलियंट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ज्यादातर भारतीय मीडिया को खरीद कर चुप कराने के बाद अदानी समूह फाइनेंशियल टाइम्स से कह रहा है कि अपनी रिपोर्ट हटा दे, जैसे कैनेडियन CFO हमें बता रहा है कि अदानी पर हमला करने वाले हम भारतीय कितने बुरे हैं। सच पूछिए
तो इस ट्वीट से मुझे यह समझ नहीं आया कि कैनेडियन CFO का क्या मतलब है। लाइव मिनट में मेघना सेन की रिपोर्ट छपी है कि एक तरफ म्यूचुअल फंड ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपने निवेश में छटनी कर दी है, कम कर दिया है। दूसरी ओर जीवन बीमा निगम ने मार्च तिमाही में 4 स्टॉक में अपना निवेश बढ़ा दिया है। इसके बाद अदानी एंटरप्राइजेज में LIC का निवेश दिसंबर के 4.23% के मुकाबले मार्च में 4.26% हो गया है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि जून 2021 के अंत में भारतीय जीवन बीमा निगम की अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में से एक कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज में 1.32% हिस्सेदारी थी। 18 महीनों के भीतर दिसंबर 2022 के अंत तक अदानी एंटरप्राइजेज में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% तक पहुंच गई थी। अब यह पता चला है कि मार्च 2023 के अंत तक अदानी एंटरप्राइजेज में LIC की हिस्सेदारी और भी बढ़कर 4.26% हो गई है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई जब अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर का बाजार मूल्य लगभग 60% गिर गया था। LIC ने जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही के दौरान अदानी एंटरप्राइजेज में 3.75 लाख शेयर खरीदे। इससे बिल्कुल साफ है कि LIC को प्रधानमंत्री के प्रिय व्यापारिक समूह को डूबने से बचाने के लिए अपने पॉलिसी धारकों के धन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वस्तु स्थिति को समक्ष रखते हुए JPC का गठन और भी आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है। यह कांग्रेस का बयान है। वीडियो लंबा हो गया, हमारा समय मकड़ी के जाल में उलझ चुका है। इन आरोपों के पीछे आप जितना जाएंगे आप ही उलझते जाएंगे या उलझा दिए जाएंगे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोप भी एक दिन हवा में गायब कर दिए जाएंगे। संजय सिंह के आरोप भी गायब कर दिए जाएंगे। अदानी बेदाग निकलेंगे और आप धर्म की राजनीति के नाम पर हर तरह के अधर्म की रक्षा में इतना आगे निकल चुके होंगे कि घर लौटने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।